गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रही थी उसमें से थोड़ा सा एक पेज बस बचा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ देखो, समस्थानिक, परमाणु भार और समभारिक। तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समभारिक का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है। प्रकृति में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या तो समान, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो तत्वों के ऐसे परमाणु एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको आइसोटोप कहते हैं। अब बोलोगे मैडम ये तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ इसको कैसे बोला जाता है। अब यहाँ देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक ये भी 6 होता है और ये भी 6 होता है। लेकिन कभी कभी कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है, और कभी कभी क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, तो अब इससे समझो, ऐसे प्रकृति में कई ऐसे तत्व होते हैं। तत्व का मतलब कार्बन 6 उसका परमाणु क्रमांक है, और 12 क्या है, 12 और 14 क्या उसके परमाणु भार हैं। ठीक है, तो प्रकृति में कई ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये देखो, तत्वों के ऐसे समूह एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। क्या कहते हैं इसको, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक। जैसे कि अब यहाँ पर देखो 12-14, मैम 12-14 में क्यों है करके, तो जैसे हम लोग मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो हमको बहुत सारी वैरायटी के सामान मिलते हैं। तो वैसे ही प्रकृति में जो हमको तत्व मिलते हैं वो एक जैसे नहीं मिलते हैं। कभी वो कार्बन 12 के फॉर्म में मिलते हैं और कभी कार्बन 14 के फॉर्म में मिलते हैं, और दोनों का ही उपयोग क्या होता है, अलग अलग जगह में होता है। ठीक है, अब इसको आप लोग बुक में जब एक एक लाइन रीड करोगे ना तो आपको समझ आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो समस्थानिक। वैसे ही क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के रूप में भी मिलता है। मतलब देखो, क्लोरीन जो दोनों है ना, यहाँ देखो, क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर जो इसका परमाणु भार है वो 35 होता है बोलते हैं, और कभी कभी क्या होता है बोलते हैं, 37 होता है। मतलब प्रकृति में दोनों ही की तरह क्लोरीन पाए जाते हैं, लेकिन दोनों का जो परमाणु क्रमांक है वो समान होता है, लेकिन भार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं। ग्रुप को हम समस्थानिक कहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है देखो, तो समस्थानिकों के हमारे जीवन में कई उपयोग है। जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट को CO से दर्शाते हैं। ठीक है, और घेंघा रोग के निदान के लिए आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन को I से दर्शाते हैं, और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये कुछ समस्थानिक है जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब सापेक्षिक परमाणु भार जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताई थी कि जब हम किसी भी कण को एकदम छोटा तोड़ देते हैं और उससे भी छोटा वो नहीं टूट सकता, तो हम उसको क्या कहते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं उसको, परमाणु। लेकिन परमाणु में भी 3 अपरमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है, तो अब परमाणुओं को तौला नहीं जा सकता। अब हवा चल रही है, हवा का जो एकदम छोटा सा कण है उसको हम तौल पाएंगे क्या, नहीं तौल पाएंगे ना। तो जब क्या हुआ, किसी भी परमाणु का निश्चित भार क्या हुआ, इन लोग खोज नहीं पा रहे थे जितने भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा जो छोटा हल्का परमाणु था वो क्या था, हाइड्रोजन था। तो ये अब सब क्या करते थे, जो हाइड्रोजन के परमाणु थे उससे क्या करते थे, जिस जो भी तत्व इनको मिलता था उससे क्या करते थे, उनकी तुलना करते थे कि ये हाइड्रोजन से कितना भारी है या हाइड्रोजन से कितना हल्का है। लेकिन हाइड्रोजन से सब क्या होते थे, भारी होते थे, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे क्या है, छोटा तत्व है या छोटा परमाणु बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सापेक्षिक परमाणु भार कहते हैं। वही मतलब कि पूरी डेफिनेशन पढ़ोगी ना तो वही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की क्रिया ज़्यादा तत्वों से होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, फिर से कार्बन ऑक्सीजन के साथ है। मतलब ये क्रिया हुई कि नहीं हुई, इसलिए ऑक्सीजन को मानक बनाया गया। मानक मतलब क्या गया, नापा गया कि ये इस कितने ज़्यादा लोगों के साथ में ये कंबाइंड हो सकता है या क्रिया कर सकता है।
आजकल कार्बन 12 के एक परमाणु भार के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु भारों को क्या किया गया जाता है, ज्ञात किया जाता है। लेकिन आजकल कार्बन 12 जो मैं यही वाला 12 बता रही थी ना, उसी के भार के अनुपात में क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर देखो वही क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो जो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 पाया जाता है, प्रकृति में समस्थानिक है, और ये अर्थात 75% और 25%, मतलब प्रकृति में 75% क्लोरीन 35 होता है और 25% क्या होता है, क्लोरीन 37 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब इसका अनुपात निकालते हैं तो दोनों के अनुपात को यहाँ पर क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। अब ये कैसे बोलोगे मैडम, ये क्या है, ये प्रकृति में 75% मिलता है, इसलिए 75/100, और 35 क्या है इसका परमाणु वो है भार है, इसलिए इसको 35 से गुना किए। धन 25% मिलता है, इसलिए 25/100, और इसका परमाणु भार क्या है, 37। दोनों को जब जोड़े तो क्या आ गया, 35.5। यही क्या होता है, एक्चुअल परमाणु भार होता है, मतलब दोनों के औसत को जोड़ दिए। और ये जो होता है ना 35.5, ये किसको, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, मतलब कि परमाणु भार को ज्ञात करने की इकाई होती है। ठीक है। इसको मैं आगे अच्छे से और बताऊँगी अगले चैप्टर में। अब जैसे परमाणु क्रमांक मतलब कि समस्थानिक समझ आया ना, अब वहाँ पर बात आती है समभारिक की। किसकी बात आती है, समभारिक की। समभारिक का मतलब क्या होता है समझते हो, जैसे यहाँ पर देखो कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और नाइट्रोजन का क्या होता है 7, लेकिन कार्बन 14 के रूप में पाया जाता है और नाइट्रोजन भी 14 के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, लेकिन जो परमाणु भार है वो दोनों कैसे हैं, समान है। तो हम इसको क्या कहते हैं, समभारिक। क्या कहते हैं हम इसको, समभारिक कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या मतलब 6-7 भिन्न भिन्न परमाणु संख्या हो गई। ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। देखो द्रव्यमान संख्या इसकी भी 14 है, इसकी भी 14 है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है। आया समझ में। ये हो गया पार्ट तुम्हारा खत्म। ठीक। अब मैं पढ़ाऊँगी आपको अगला चैप्टर गति। ठीक है। गति जो है ना, इसको हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले आप लोग भी बुक रीड करना सीखिए, क्योंकि देखो 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ तो नहीं समझा सकती ना मैं आपको। तो सबसे पहले देखो गति और स्थिति का मतलब गति और स्थिर का मतलब समझते हो। गति का मतलब होता है चलना, स्थिर का मतलब क्या होता है, एक जगह रहना। जैसे मनुष्य गतिशील है, चलते रहता है कंटिन्यू, लेकिन जो मतलब कि जो बिजली का खंभा है, हमारे घर है, वो कहीं इधर उधर जाता है क्या, नहीं जाता, तो वो स्थिर है। ठीक है। तो यहाँ पर गति के उदाहरण दिए हैं, देखो जैसे चलती हुई बोट है, इंसान है, पतंग है, बस है, ये सब गति करते हैं। क्या करते हैं, सब गति करते हैं। हमारी दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना गति के काम नहीं कर पाते, तो इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, इसको देखना। हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अभी अपने घर पे हूँ, लेकिन समय के साथ पूरे समय एक ही जगह बैठी रहूँगी क्या, नहीं बैठी रहूँगी। कुछ समय बाद मैं अपने घर के कमरे में हूँ, कुछ समय बाद मैं अपने हॉल में चली गई। तो मान के चलो 8 बजे मैं कमरे में हूँ, तो 8:30 बजे मैं कहाँ चली गई, हॉल में चली गई। मतलब मेरी स्थिति परिवर्तित हो गई कि नहीं हो गई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। पर यह क्या संभव है कि किसी व्यक्ति के लिए वस्तु गतिशील हो, एक व्यक्ति गतिशील हो, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वह स्थिर हो। जैसे यदि आप ट्रेन में बैठे तो आपको लगेगा कि अन्य यात्री स्थिर है और आप भी स्थिर हैं, किंतु ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए ट्रेन और आप दोनों ही क्या हैं, गति में हैं। अब इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, बहुत ईजी है। जब हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन चलती रहती है, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए लोग इधर उधर चलते हैं क्या, नहीं चलते हैं। हम लोग सब एक दूसरे के लिए स्थिर अवस्था में, कैसी अवस्था में, एक ही जगह बैठे हैं, मतलब क्या है, स्थिर अवस्था में, एक जगह बैठ गए कांस्टेंट। लेकिन जो बाहर खड़ा है, जो ट्रेन के ये ट्रेन के बाहर खड़ा है, उसके लिए हम कैसी स्थिति में हैं, चलती हुई स्थिति में है ना, तो वो उनको क्या लगेगा कि हम गति में हैं। तो वही बोल रहे हैं कि एक ही इंसान के लिए एक ही स्थिति में हमको लगता है कि हम स्थिर हैं, हम वहीं के वहीं बैठे हैं, और दूसरों को क्या लगता है कि वो चल रहे हैं करके। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि आप सड़क के किनारे खड़े हैं तो आसपास के पेड़ स्थिर दिखाई देते हैं, पर यात्रा करते समय चलती बस से वे अतिशीघ्र गतिशील प्रतीत होते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हम क्या बोलते हैं, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देखो देखो पेड़ आके चला गया,
सड़क आके चली गई, तालाब आके चले गया, लेकिन तालाब तो वहीं के वहीं है, पेड़ वहीं के वहीं है, चल कौन रहा है, गाड़ी में हम बैठे हैं तो हम क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, पेड़ नहीं चलता है कि नहीं। अब आया समझ में थोड़ा सा ट्रिक कि ये देखो पेड़ तालाब सब वहीं के वहीं हैं, वो चलता कौन है, ट्रेन में हम चलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, देखो तो नदी आके चली गई, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं। तो वस्तु गति में है या स्थिर है, इस पर निर्भर करता है कि अवलोकन कौन कहाँ, अवलोकन का मतलब क्या होता है, देखना, कि कौन कहाँ से कैसे देख रहा है, ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील तब है जब किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे बाहर वाले लोगों के लिए ट्रेन चल रही है तो उसके समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, हमारे नज़र के सामने हम बाहर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं तो हमारी नज़र का परिवर्तन हो गया, है ना। तो किसी भी स्थान को अवलोकन बिंदु माना जा सकता है, जिसे निर्देश बिंदु कहते हैं, ठीक है। आज हम यहीं तक कब पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे का मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो बाय।